नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल के प्रोग्राम के जो लिंक्स हैं, जब आप देखते हैं तो अपने सर्कल में इसको थोड़ा सा सर्कुलेट करिए ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि ये बहुत ही शुरुआती स्टेजेस में ये चैनल है और अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये चैनल नहीं ग्रो कर पाएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो उससे मनोबल तो बढ़ता है, लेकिन अगर चैनल ग्रो नहीं करेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा और लोग देखेंगे नहीं, तो चैनल की प्रोग्रेस भी नहीं हो पाएगी। तो आपसे सिर्फ इतनी सहायता है कि जो भी आप प्रोग्राम्स देखते हैं उसके लिंक्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जहां भी शेयर कर सकते हैं उसको करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लिंक्स को भी शेयर करें। अब आइए एक बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि वो खबर आज सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी के जितने लाडले बिगड़े और जो बेलगाम राज्यपाल हैं, उनको उनके ऊपर आज एक करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट का पड़ा है। आपको याद होगा कि तमिलनाडु में 10 बिल पेंडिंग थे। उन बिलों पर जो वहां के राज्यपाल थे RN रवि, वो बैठे रहे। प्रेसिडेंट को भी दिया तो प्रेसिडेंट वो भी बैठी रही। उसके बाद केरला में एक ऐसे ही पिटिशन आया था, आरिफ मोहम्मद जहां वहां के राज्यपाल थे, और वहां पे भी बहुत सारी बिल्स का मामला था। इनफैक्ट केरला की सरकार ने तो एक ऐसा पिटिशन फाइल किया था जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पार्टी बना लिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया RN रवि के केस में, यानी कि तमिलनाडु के गवर्नर के संदर्भ में, वो अपने आप में एक नजीर है। और वो नजीर केवल तमिलनाडु के राज्यपाल के लिए नहीं है, बल्कि वो सारे राज्यपाल जो कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, जिनको बीजेपी एक मोहरा बनाती है, जिनको बीजेपी ये बोलती है कि आप हमारे लिए एक पार्टी स्पोक्स पर्सन की तरह काम करिए। कोर्ट ने साफ शब्दों में आज क्या कहा? कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राज्यपाल को अपनी कुर्सी की गरिमा बनाए रखते हुए राज्य विधानमंडल की सलाह और सहायता से काम करना होगा, ना कि लोकतंत्र की राह में रोड़े अटकाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाते हुए कार्य करना चाहिए और विधायिका के माध्यम से व्यक्त जनता की इच्छा का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। ये फैसला तमिलनाडु में चल रहे सियासी घमासान को नया रंग देने के साथ साथ पूरे देश में राज्यपालों की भूमिका पर बहस छेड़ देता है। अब आज ही ये फैसला आया है और जिसमें कि राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखने को कानूनन अवैध और त्रुटिपूर्ण ठहराया है। उन्होंने तत्काल रूप से उस मैटर को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये विवाद कब शुरू हुआ था? जब तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल ने लंबे समय तक अपनी सहमति या असहमति के बिना रोके रखा और अंततः नवंबर 2023 में इन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दिया। राज्य सरकार ने इसे संविधान के अनुच्छेद 200 यानी कि आर्टिकल 200 का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इन विधेयकों में शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल थे, जिनमें से कुछ 2020 से लंबित थे। तो आप सोच लीजिए कि 2020 से लंबित मामले, बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं और राज्यपाल साहब उन बिल्स पर बैठे हुए थे। तो उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राज्यपालों के लिए अब एक टाइमलाइन सेट की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर जो ये पेंडिंग मामले हैं उसे आप पूरा करिए और अगर आप प्रेसिडेंट को भेजते हैं तो उसके बाद 3 महीने के अंदर इसका निपटारा करना चाहिए। यानी कि ये एक करारा तमाचा है। बहुत ही असाधारण सा कदम उठाते हुए कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए इन 10 विधेयकों को स्वतः सहमति प्राप्त मान लिया। इसने कहा कि राज्यपाल ने इन पर लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की और पहले के समान मामलों में कोर्ट के निर्णयों का सम्मान नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम राज्यपाल के पद को कमजोर नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के प्रति सही सम्मान दिखाना चाहिए, जो जनता की इच्छा को विधेयिका और निर्वाचित सरकार के माध्यम से प्रतिबंधित करता है। ये फैसला न केवल तमिलनाडु के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे देश में राज्यपालों की भूमिका और उनकी शक्तियों के दायरे को परिभाषित करने में एक मिसाल कायम करता है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा उसको तो हमने डिटेल में बता दिया, राज्यपाल क्या करेंगे,
बीजेपी क्या करेगी, मैं तो आर एन रवि की बात कर रही हूँ कि अब आर एन रवि को क्या करना चाहिए। ये जो करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट से मिला है, आर एन रवि का अगला कदम क्या होगा? क्या वो बेशर्मी से कंटिन्यू करेंगे, या फिर वो इस्तीफा देंगे, या फिर दूसरा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अब बीजेपी ये सोचेगी कि देखिए अब राज्यपालों को कमजोर करने वाला फैसला आ गया है, अब हम कोई और तिकड़म लगाएंगे जिससे कि हम इस राजनीति को कायम रख सके। एक साधारण सा क्रिकेट में भी आप अगर खेलते समय अगर ढंग से आप नहीं खेले, आपने कोई कानून का उल्लंघन कर दिया, ढंग से आपने अपील नहीं की, किसी को स्लेज कर दिया, तो अगले मैच में आपको बैन लग जाता है। तो यहाँ पर तो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति के बारे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि वो असंवैधानिक काम कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर थोड़ी सी भी अगर बची हुई है नैतिकता, तो उनको खुद अपना पद छोड़ देना चाहिए। तो खैर, ये तो वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ये तो बाद की बात है। लेकिन एक गलतफहमी सब लोगों को दूर कर लेनी चाहिए कि सरकारें कोई भी कानून बना सकती हैं, 400 पार से संविधान बदल सकती हैं, नहीं बदल सकती। जैसे मैं अपने सर के बाल तो कटवा सकता हूं, लेकिन मैं अपना सर नहीं कटवा सकता, क्योंकि सर मेरा मूल ढांचा है। वैसे ही भारत में कोई भी सरकार संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। जैसे भारत की जो संघीय व्यवस्था है, धारा 1 की भारत राज्यों का संघ है। भारत में केंद्र सरकार बाद में है, भारत में राज्य सरकार को प्राथमिकता दी गई है भारत के संविधान के पहले ही धारा के अंतर्गत। तो बीजेपी को भी ये पता है। तो इस चीज से बचने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार ने एक बड़ा नायाब तरीका निकाला कि राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं को गवर्नर बना के भेज दो, और राज्य सरकार कोई भी लोक कल्याण का काम करे, वैसा कोई कानून लाए तो उसको गवर्नर को कहो कि इसको मंजूरी मत दो। जैसे दिल्ली में भी हम लोगों ने देखा, राशन का डोर स्टेप डिलीवरी का कानून था, अनेक चीज, उसके अलावा बहुत सारे और कानून थे, उनको वहां के राज्यपाल ने रोक दिया। उसी तरह से बंगाल में रोक रहे हैं, पंजाब में रोक रहे हैं, केरल में रोक रहे हैं, तमिलनाडु में रोक रहे हैं। तो तमिलनाडु में हुआ ये कि 10 कानून जो तमिलनाडु की राज्य सरकार ने बना दिए थे, उनको राज्यपाल ने बैठ गए उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया। अब ऐसे ऐसे कानून केवल तमिलनाडु के 10 नहीं है, पंजाब के भी 7 हैं, केरल में भी 12 हैं, तेलंगाना के 10 हैं। कुल मिला के करीब करीब 60 ऐसे कानून है राज्य सरकारों के कि लोक कल्याण के, जिसको कि राज्य सरकार ने तो पास कर दिया, उसको तो चुनाव में बहुमत भी मिला था, लेकिन वो कानून वो बनने नहीं दे रहे हैं। तो इसमें एक विसंगति ये आ गई कि एक तरफ तो राज्य सरकार जनता के वोट से जीत के आने के बावजूद, कानून बनाने के बावजूद उस कानून को वो लागू नहीं कर पाती। दूसरे तरफ भारत के प्रधान जी किसी भी दिन रात में 8 बजे आके टीवी पर बोल देते हैं कि आज से नोटबंदी लागू हो गई, आज से लॉकडाउन लागू हो गया, तो उनकी तो कही हुई बात 8 बजे से लागू हो जाती है। तो ये एक जो बहुत बड़ी विसंगति थी, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक स्तर पे उसको खत्म कर दिया, और ये निर्णय दिया कि यदि गवर्नर 4 महीने से ज्यादा तक किसी भी कारण से किसी बिल पर, किसी कानून पे हस्ताक्षर नहीं करते, तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। तो भारत के संविधान की धारा 1 को भारत के न्यायपालिका ने इज्जत रख ली, उसको उन्होंने बचा लिया, उसकी आत्मा को बचा लिया। राज्यपाल संवैधानिक पद होता है, बीजेपी ने उसे केंद्र सरकार का एजेंट बना दिया था, आज कोर्ट ने उसको केवल एक उत्सव मूर्ति बना के छोड़ दिया। अब के बाद से राज्यपाल केवल एक फॉर्मेलिटी का पद है, वो अपने राजभवन में बैठे और राजभवन से गाड़ियों में घूमे, क्योंकि राज्यपाल तक को, जहां तक मुझे पता है, उनके कार में नंबर की भी जरूरत नहीं होती, भारत का अशोक स्तंभ होता है, उनको एक राजभवन दिया गया है। तो मेरे ख्याल से अब के बाद से राज्यपाल का जो पद है वो केवल एक ऑर्नामेंटल रहेगा। और ये जो भाजपा का इकोसिस्टम का एक बहुत बुरी साजिश थी कि राज्य सरकार में अगर मेरी सत्ता नहीं आई है, तो कोई अगर विपक्ष की वहां पर सत्ता है तो उनको कोई काम ही करने नहीं दो, जैसे दिल्ली में काम ही नहीं करने दे रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में बिल को रोक लिया है। तो ये जो भारत की संघीय व्यवस्था, जिसे फेडरलिज्म कहा जाता है, जो कि भारत के संविधान की पहली ही धारा, भारत की संविधान शुरू ही होता है पहली धारा से कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि राज्य सरकार लोगों के दैनंदिन रोजमर्रा की चीजों को पूरा करती है, केंद्र सरकार तो कुछ बड़ी बड़ी चीजें पूरा करती है।
वो डिफेंस को देखती है, वो विदेश नीति को देखती है, वो करेंसी को देखती है, वो रेलवे को देखती है, लेकिन लोगों के रोजमर्रा की चीजों का लोक कल्याण तो तब होगा जब उनके सरकार जो पास में है वो कानून बनाए। तो भाजपा को लगा कि अगर विपक्षी दल कानून बना देंगे, लोक कल्याण का काम कर देंगे, तो भाजपा को कोई पूछेगा ही नहीं, इसीलिए उनको काम ही करने नहीं दो, ताकि अगले बार चुनाव में हम भाजपा खुद कहेगी, भाजपा के गवर्नर दिल्ली में खुद कानून बनाने से दिल्ली की सरकार को रोकते थे, और भाजपा के प्रवक्ता खुद कहते थे कि देखो दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा था, चित भी मेरी पट भी मेरी, भाजपा एक ही साथ चूहे की तरह भाग भी रही थी और बिल्ली की तरह भगा भी रही थी, शिकार भी खुद थी और शिकारी भी खुद हो गया था। तो ये जो भाजपा का जो ये पाखंड है, इस पाखंड को आज न्यायपालिका ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमाग में थी कि सरकार नाम की चीज होती है तो वो कोई भी कानून बना देगी। पिछले साल हमने सुना था कि 400 पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, भारत को फलाना कर देंगे, ये राष्ट्र घोषित कर देंगे, वो राष्ट्र घोषित कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने सर का बाल तो कटा सकता हूं, लेकिन सर नहीं कटा सकता, क्योंकि सर मेरे शरीर का मूल ढांचा है। उसी तरह से कोई भी सरकार भारत के संविधान की कुछ धाराओं को बदल सकती है, भारत के संविधान को नहीं बदल सकती। ये जो गवर्नर्स हैं, इन्होंने भारत के संविधान की पहली धारा के साथ ही छेड़खानी की, और वो छेड़खानी संवैधानिक पद पर रहते हुए एक केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में क्योंकि उन्होंने किया, इसीलिए बहुत अच्छा हुआ कि आज न्यायपालिका ने इस पर अंतिम तौर पर एक ऐसा निर्णय दे दिया है कि आज के बाद से जो गवर्नर का पद है वो केवल एक ऑर्नामेंटल होगा, वो एक केवल उत्सव मूर्ति जैसा होगा। उनको अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बन के बुलाया जाएगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है, उस तरह का उनका रोल रह जाएगा। और ये बहुत अच्छा हुआ, भारत के संविधान की धारा 1 जो मूल ढांचा है उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक दूसरे केस में बहुत अच्छे से उसको बचाने का काम किया है। मेरे ख्याल से जो भारत की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका, इसके लिए आज जो उन्होंने किया है, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। लेकिन सिद्धार्थ, आपने देखा कि जब पंजाब हाई कोर्ट का एक फैसला आया था चुनाव आयोग के संदर्भ में, और उन्होंने कहा था कि देखिए आप सारे वीडियो एविडेंस दीजिए, और उसके तुरंत बाद कानून बदल गया, और किस तरीके से कानून में बदलाव, चुनाव जो इलेक्टोरल रूल्स थे उनमें बदलाव लेकर आ गई सरकार। अब ये सरकार जानी जाती है ये सब करने के लिए। तो अब अगर राज्यपालों को टाइमलाइंस दी गई हैं काम करने के लिए, और जो उनका रोल है वो उस रोल में अपने आप को समेट ले, ना कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज की तरह काम करें, ना कि राजभवन को पार्टी ऑफिस की तरह तब्दील कर दें, तो क्या अब इस चीज को बीजेपी चाहे तो नहीं मानेगी? बीजेपी तो बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी नहीं समझती और नहीं मानती। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी कोई ऐसा खेल करके, और हो सकता है आर्टिकल 200 में ही अमेंडमेंट लेकर आए, या फिर कुछ ऐसा कर दे कि जो गवर्नर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट अब जरूरी हो जाए? तो कुछ ऐसा खेल भी तो कर सकती है ना बीजेपी, क्या ये डर नहीं है? मेरे ख्याल से वो अब डर नहीं रहा। 2 कारण है उसका, क्योंकि संवैधानिक अमेंडमेंट लाने के लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत होती है संविधान के। दूसरी बात है कि 2/3 बहुमत होते हुए भी आप संविधान की मूल धारा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। केशवानंद भारती केस में 13 जज की सबसे बड़ी खंडपीठ ने यह तय कर दिया है। फिर से मैं कह रहा हूं कि भाजपा कोशिश भले कर रही थी, लेकिन अब के बाद से ये कोशिश कम होगी और वो कर नहीं पाएगी। गवर्नर के माध्यम से तो अब उनके एजेंट अब किसी राज्य सरकार के कानून को 4 महीने से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 3 महीना पहले राउंड में कहा गया है, और उसी आज के जो जजमेंट है उसमें कहा गया है कि आप अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, मतलब गवर्नर ये तो कह सकता है ना कि विधानसभा को कि आपने जो कानून पास किया है इस पर फिर से आप एक बार और रिकंसिडर कीजिए। तो अगर दूसरी बार भी किसी विधानसभा ने गवर्नर को वापस भेजा तो दूसरी बार 1 ही महीने तक रोक सकते हैं। तो पहली बार 3 महीना, अगली बार 1 महीना, कुल मिला के 4 ही महीने तक वो अब रोक सकते हैं। गवर्नर के पास अब वो ताकत नहीं रहेगी। अब अगर गवर्नर की ही ताकत बढ़ाने की कोशिश करना है तो इनको पार्लियामेंट में संवैधानिक संशोधन लाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से भाजपा के पास उस तरह की संख्याएं नहीं है कि वो संवैधानिक संशोधन लाए, और ये संवैधानिक संशोधन लाना भी जो होगा ये भारत के संघीय ढांचे पर क्योंकि हमला होगा, वो फिर से वही होगा जो आप नहीं कर सकते। मतलब आप भाजपा को ये जो गलतफहमी है, भाजपा और बीजेपी के इकोसिस्टम को, नीलू जी, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको लगता है कि हमको अगर संख्या आ गई,
400 पार जो बार बार ये बोल रहे थे, 400 पार के पीछे ये था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इकोसिस्टम को ये गलतफहमी है कि भारत में अगर 2/3 बहुमत किसी सरकार के पास आ गया तो वो संविधान का परिवर्तन कर सकती है, संविधान को वो बदल सकती है। आप संविधान को भी अगर बदल सकते हैं तो संविधान के मूल ढांचे में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। भारत के संविधान में आप ये बदलने का मतलब यह है कि आज मैं छोटा सा बाल अपना कटवा सकता हूं, अगले बार जाके सोच सकता हूं कि मैं अपना पूरा बाल मुड़वा लूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं अपनी गर्दन कटवा दूं, क्योंकि गर्दन जो है वो मेरे शरीर का मूल ढांचा है। तो भारत के संविधान की धारा 1 जो है कि भारत राज्यों का संघ है, वो इसका मूल ढांचा है। मूल ढांचा में 400 पार तो दूर की बात है, 543 में 543 सीट भी भाजपा को आ गई तब भी वो नहीं बदल सकते। नई कथित लोकसभा में 888 सीट आ जाएगी तब भी वो नहीं बदल सकते, क्योंकि फिर वही होगा कि आप अपना गर्दन नहीं काट सकते, आप अपना बाल थोड़ा सा कटवा सकते हैं, ज्यादा कटवा सकते हैं, अपना बाल पूरा का पूरा मुड़वा सकते हैं, लेकिन गर्दन पर छुरी आप नहीं चला सकते। तो मेरे ख्याल से बीजेपी इकोसिस्टम को आज एक अच्छा रियलिटी चेक हुआ है। भारत के संविधान की धारा 1 उन लोगों को थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब ही है कि भारत में राज्य सरकार जो है वो पहली इकाई है, केंद्र सरकार बाद की इकाई है। उसका कारण सीधा सीधा है कि जनता को रोजमर्रा की चीजें जो हैं उनके सामने सड़क की समस्या होती है, उनके सामने पानी की समस्या होती है, उनके सामने बिजली की समस्या होती है। ये सब समस्याएं मोदी जी तो बैठ के, भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो ट्रंप से मिलने जा रहा है वो वहां बैठे बैठे मेरे घर के सामने नाली तो नहीं साफ कर पाएगा ना। तो वो घर की नाली साफ करने के काम के लिए ही, घर में पानी पहुंचने के लिए ही, मेरे बच्चों को शिक्षा मिलने के लिए ही, मुझे तबीयत खराब हो तो सरकारी अस्पताल मिलने के लिए ही राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकार का काम वही होता है। केंद्र सरकार का काम बड़ी बड़ी चीजें होता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यवहार क्या होगा, भारत की करेंसी का क्या होगा, विदेश नीति का क्या होगा, विदेशी आक्रमण के साथ हम किस तरह से लड़ पाएंगे। इसीलिए भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, रक्षा मंत्रालय होता है, सेना होती है, ट्रेन होती है, हवाई जहाज होते हैं। लेकिन आप अगर ये कहिए क्योंकि मैं बड़ी बड़ी चीजें मैं संभालता हूं इसीलिए छोटी छोटी चीज में भी मैं हाथ लगाऊंगा, तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा हर आदमी के काम करने का। आप एक छोटा सा उदाहरण है, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, हवाई जहाज में भी 3 पहिए होते हैं। तो हवाई जहाज का पायलट कहे कि मैं तो इतना बड़ा 3 पहिया का गाड़ी चलाता हूं इसीलिए मैं ऑटो भी मैं ही चलाऊंगा, तो ऑटो वो नहीं चला सकता, ऑटो का लाइसेंस अलग होता है। ऑटो ड्राइवर, इसीलिए हवाई जहाज का पायलट ये नहीं कर सकता कि मैं तो 3 चक्के का जंबो जेट उड़ाता हूं, इसीलिए 3 चक्के का ऑटो रिक्शा तो बहुत छोटा है, वो भी मैं ही उड़ाऊंगा, मैं भी चलाऊंगा। सवाल ये उठता है कि आज ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है मोदी जी के लिए, और जो मोदी जी के सारे जो लाडले राज्यपाल हैं उनके लिए आज कितना बड़ा ये झटका है ये ऑर्डर। और फिर अब जब घायल हो गया शेर तो फिर तो अब वो और खूंखार हो सकता है, अब वो क्या तिकड़म निकालेंगे ये पता नहीं है जी। मेरे ख्याल से अगर प्योरली मतलब केवल और केवल इसका जो कानूनी पहलू पर देखिए तो इलेक्टरल बॉन्ड का जितना बड़ा असर था भाजपा के पूरे इकोसिस्टम पर, उसके फंडिंग पर, उतना ही बड़ा असर आज का भी जजमेंट है भाजपा के पावर बैंक पर। भाजपा के पास 2 तरह की चीजें हैं, हमें पता है, उसके पास पैसे का भी बैंक है, मतलब फंडिंग भी है, और उसके पास सत्ता भी है। तो इलेक्टरल बॉन्ड के जजमेंट में भाजपा के पास जो पैसा था उस पर जिस तरह की मार पड़ी, हमें पता है उसके बाद से इलेक्ट्रल बॉन्ड में भाजपा को पैसा नहीं आ रहा है। भाजपा इलेक्ट्रल बॉन्ड में मुख्यतः ये था कि बिना कहे, बिना जाने, बिना किसी को पता लगे आप किसी से भी छुप के धन ले सकते थे। उसमें भाजपा का बैंक बैलेंस बढ़ गया, भाजपा के पास पैसा बढ़ गया। भाजपा के पास जो सत्ता है ना, सत्ता का भी उसके पास एक बैंक है, उसके पास सत्ता का भी एक फिक्स डिपॉजिट है। तो मेरे ख्याल से आज इलेक्ट्रल बॉन्ड ने जिस तरह से भाजपा के फंडिंग पे चोट लगाई है, उसी तरह से भाजपा के पावर के ऊपर, उसका पावर बैंक जो है उस पर आज के जजमेंट ने उतनी ही बड़ी चोट लगाई है। क्योंकि फिर से मैं ध्यान दिला दूं दर्शकों को, 50 से 60 कानून ऐसे हैं राज्य सरकारों के, और वो सभी राज्य सरकारें वो हैं जहां पर की भाजपा की सत्ता नहीं है। बंगाल हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, इस तरह के राज्यों में, वहां पर लोक कल्याण के काम भाजपा ने जानबूझ के रोक के रखा हुआ है। अब के बाद से वो काम और तेजी से होंगे, और भाजपा का जो पावर बैंक है, भाजपा के पास जो पावर था, वो पावर अब थोड़ा सा उसका कद छोटा होगा, ये स्वाभाविक है। मेरे ख्याल से भाजपा इसमें कोशिश तो बहुत करेगी इस चीज को वापस पाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको ये अपना पावर वापस पाने का कोई रास्ता बचा है।
केरला और तमिलनाडु जैसे जो राज्य है वहां पर अगले साल इसी समय चुनाव होंगे, और क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा, जिस तरीके से राज्यपाल ने दुरुपयोग किया अपनी ताकतों का, और क्या ये एक बड़ा, क्योंकि एमके स्टालिन तो आज उन्होंने कहा कि ये बहुत हिस्टोरिक वर्डिक्ट है, और तमिलनाडु में और केरला दोनों में चुनाव है जहां पे ये मामले पेंडिंग थे, जो बिल्स पेंडिंग थी। जी मेरे ख्याल से केवल ये राज्यपालों के ऊपर हमला नहीं होगा, जहां पर भी क्षेत्रीय दल हैं वो इसको भाजपा की हार करके दिखाएंगे, और सही में दिखाएंगे, क्योंकि कोई एजेंट जब काम करता है तो वो इसीलिए करता है क्योंकि उसका मालिक बोला रहता है। मेरे ख्याल से तमिलनाडु के गवर्नर को खुद व्यक्ति के नाते वो जो उनके पास 10 कानून आए थे जिसको उन्होंने पास नहीं किया, उनका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था। ऊपर उनके आका जो थे वो कह रहे थे कि इस बिल को रोक के रखो। तो इसमें यह होगा कि जब कहीं पर क्या होता है, खून हो जाता है तो आप बंदूक को फांसी नहीं चढ़ाते हो, बंदूक चलाने वाले को पकड़ते हो। तो मेरे ख्याल से जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, खास करके केरला और तमिलनाडु में, आने वाले समय में स्टालिन हो या केरल की सरकारें हों या बंगाल में भी अगले साल चुनाव हो जाने वाले हैं, तो बंगाल में भी इस चीज को यह बताया जाएगा कि देखिए, ममता बनर्जी कहेंगी कि देखिए हम ये 10-15 कानून आपकी भलाई के लिए लाए हुए थे, देखिए किस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार ने रोका हुआ था, अब वो काम और जल्दी से दुगुना तेजी से ये होगा। और इस चीज का, क्योंकि क्षेत्रीय दलों ने, देखिए ध्यान में रखिएगा, भारत में जब भी चुनाव होते हैं, ये एक डाटा है, और ये डाटा पिछले 40 साल से कंसिस्टेंटली बिना बदले हुए यही डाटा आ रहा है। पिछले 40 साल से डाटा ये बताता है कि भारत में कभी भी चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, 40%। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर कभी भाजपा आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है। कहीं पर कांग्रेस आ जाती है तो भाजपा को कम वोट आता है, कभी बीजेपी को आती है तो कांग्रेस को कम आता है, लेकिन नंबर 1 पे हमेशा क्षेत्रीय दल ही होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि क्षेत्रीय दल क्योंकि बहुत सारे हैं, तो क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में तो लड़ती हैं लेकिन तमिलनाडु में नहीं लड़ती, और स्टालिन तमिलनाडु में तो लड़ते हैं, राजस्थान में नहीं लड़ते, इसीलिए क्षेत्रीय दल मतलब एक एंटिटी के रूप में, एक रूप में नहीं दिखते। लेकिन क्षेत्रीय दलों का वोट परसेंटेज जो है वो हमेशा बीजेपी और कांग्रेस दोनों से वोट शेयर उनका ज्यादा रहता है। तो होने वाला अब आने वाले समय में यह है कि क्षेत्रीय दल जान गए हैं कि अभी 2-4 महीना पहले जो दिल्ली में चुनाव हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी हारी थी, उसका एक कारण यह भी था कि उसने कई सारे कानून लाए थे और गवर्नर ने उसको रोक के रखा हुआ था, वो सबको पता है। और बीजेपी उल्टा आम आदमी पार्टी पर ही चढ़ रही थी कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप यमुना की सफाई नहीं कर रहे हैं। अब यमुना की सफाई तो बीजेपी की सरकार आ गई है, कहां यमुना साफ हो गई है दिल्ली में। तो क्षेत्रीय दल इस चीज को जानते हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बांध दिया दिल्ली में और उसको डैमेज किया, इस तरह के गवर्नर को लगा के वो बंगाल में भी वही कर रहे थे, तमिलनाडु में भी वही कर रहे थे। इसीलिए अब क्षेत्रीय दल उसको और ज्यादा उभारेंगे कि देखिए बीजेपी की केंद्र सरकार कैसे हमें काम नहीं करने दे रही थी और हमको न्यायपालिका ने इस चीज में हमें बचाया। और ये जो 10 कानून पेंडिंग थे, जैसे तमिलनाडु में जो ये 10 कानून पेंडिंग थे, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 1 साल से पेंडिंग होगा, आने वाले समय में तमिलनाडु की सरकार उसे युद्ध स्तर पर लागू करेगी और लोक कल्याण बहुत तेजी से होता हुआ दिखाएगी, ताकि लोगों को समझ में आए कि देखिए मेरी राज्य सरकार तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, रोकने वाला तो केंद्र सरकार है। ये समझ में आ जाएगा कि विलन केंद्र सरकार है और इसमें हीरो जो है वो क्षेत्रीय दल है। ये तो फिलहाल आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, लेकिन डर यही है कि दो बातों का, कि क्या अब जो राज्यपाल है उनको ताकत देने के लिए क्या बीजेपी कोई और नया षड्यंत्र रचेगी। दूसरा ये कि जो भी राज्यपाल है, चाहे वो RN रवि हो, चाहे आरिफ मोहम्मद के केस में जो फैसले, जो जो मामले पेंडिंग थे, क्या इन राज्यपालों के पास क्या इतनी नैतिकता है कि वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू कर सके। और आज ये सवाल क्या लाजमी नहीं है, अगर आज इस सवाल को खड़ा किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।